चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 के वर्णिका के चैप्टर 2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। मतलब जो क्लास 10 के वर्णिका जो बुक है उसका दूसरा चैप्टर्स का नाम है दहते विश्वास। तो इस वीडियो में हम लोग दहते विश्वास चैप्टर जो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में इस कहानी का जो सारांश है, इस कहानी की जो मुख्य बातें हैं वो मैं समझा चुका हूँ। यदि अभी तक आप दहते विश्वास कहानी को नहीं पढ़े हैं, नहीं देखे हैं, तो जाकर अच्छी तरह से ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में देख लीजिए। नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप एक बार जरूर उस कहानी को देखिएगा। क्योंकि जब तक आप इस कहानी को नहीं देखिएगा ना, तब तक इस चैप्टर्स के क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि इस चैप्टर में लगभग आपके 7 क्वेश्चन हैं। जब आप कहानी को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, तो आपके सारे क्वेश्चन बेसिकली सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि देखिए, हर चीज़ का क्या होता है, एक मेन बेस होता है। जब तक आपका बेस मजबूत नहीं होगा ना, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इस कहानी का बेस, इस कहानी को पढ़िए। हालांकि इस कहानी के नाम से अनुमान लगा सकते हैं, दहते विश्वास। इसमें दर्शाया गया है कि इंसान का विश्वास दह जाता है। यदि कोई इंसान किसी पर विश्वास करे और वो हमारे विश्वास पर कायम नहीं होंगे, तो इसका मतलब हमारा वहाँ से विश्वास टूट जाता है। विश्वास क्या होती है, टूट जाती है। तो इस वीडियो में हम लोग दहते विश्वास चैप्टर्स के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एक एक क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझेंगे। देखिए, दहते विश्वास चैप्टर्स के क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी कहानी को नहीं समझे हैं तो इस वीडियो को स्किप कर दीजिए, यहीं पर बंद करिए और इस कहानी को जाकर पढ़िए। इसके कहानी पर मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। जब तक कहानी नहीं समझेंगे तब तक आपको क्वेश्चन बनाना बेकार ही रहेगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगी। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। एक बार शॉर्ट में मैं इस कहानी को समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि 7 नंबर क्वेश्चन है, कहानी का सारांश प्रस्तुत करें। तो सारांश का मतलब कहानी का छोटा रूप, वही मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए, एक गांव में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती है, जिसका पति कलकत्ता में काम करता है। वहाँ से उसके पति का नाम लक्ष्मण रहता है। मतलब एक गांव में एक लक्ष्मी नाम की औरत रहती है, उसके पति का नाम लक्ष्मण है, जो कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मण कलकत्ते से जो कुछ भी पैसे कमा कर भेजता है, उससे लक्ष्मी के घर का कंडीशन नहीं चल पाता है। तब लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट मतलब छोटे मोटे काम करके अपने परिवार अपने घर का भरण पोषण अच्छी तरह से वो करती है, घर को चलाती रहती है। अब देख, एक दिन क्या होता है कि लक्ष्मी के गांव में दलई बांध टूट जाता है। मैं इस कहानी को शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। कहने का मतलब, लक्ष्मी का जो गाँव है हमेशा बाढ़ से, कभी सुखाड़ से, कभी तूफान से पीड़ित रहता है। इस बार दलई बांध जब टूटता है तो पानी की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि वह बड़े बड़े वृक्षों को, बड़े बड़े घरों को अपने आप में समाये जा रही थी, अपने आप में निगलते जा रही थी। अब सारे लोग क्या होते हैं, माँ मुंडेश्वरी और भगवान शिव के मंदिर के नज़दीक समीप खड़े होते हैं और त्राही करते हैं। कहते हैं कि हे भगवान, हमारी रक्षा करें, आप रक्षा नहीं करेंगे तो कौन रक्षा करेंगे। तो वहाँ पर क्या होता है कि पानी की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि वह मंदिर से लेकर सबको अपने चपेट में ले लेता है। जो इंसान नीचे रहता है वो सब डह जाते हैं, टोटल का टोटल। अब जो लक्ष्मी रहती है वह वृक्ष के जटाओं को पकड़कर पेड़ की ऊंची डाली पर चली जाती है। वह कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाती है। अब जब बेहोश हो जाती है तो बेहोश होने के कुछ क्षण बाद वो जगती है, तो देखती है इधर उधर, तो चारों दिशाओं में लक्ष्मी को सिर्फ लाश ही लाश दिखाई देती है। अब लक्ष्मी का एक बेटा उसके समीप ही था। मतलब लक्ष्मी जब घर से निकली थी तो अपने एक बेटे को गोद में लेकर निकली थी, सबसे छोटे लड़के को। जब लक्ष्मी बेहोश हो गई रहती है तब उसका वो बेटा पानी के तौर से कहीं और चला जाता है। मतलब लक्ष्मी के पास उसका लड़का नहीं रहता। अपने लड़के को जब लक्ष्मी नहीं देख पाती है तब वो बहुत दुखी होती है। होता क्या है कि जब बाहर मतलब चारों दिशाओं में सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी, तब कुछ लोग जो ऊंचे टीले पर थे वो अपनी बेटे को खोज रहे थे, कोई भाई अपनी बहन को खोज रहा था, कोई पति अपनी पत्नी को खोज रहा था, कोई माँ अपने बेटे को खोज रहा था। मतलब चारों ओर जो थी ना, लाशें ही लाशें दिखाई दी थी। इस कहानी को सुनिएगा, मतलब बड़ी रोचक तरीके से मैं समझाया हूँ, ऑडियो के रूप में बताऊँ, लेकिन बेटर ढंग से समझाऊँ, जाकर एक बार जरूर देखिएगा। तो जब लक्ष्मी होश में आती है तो चारों दिशाओं में सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई देती है। सब कोई अपने रिश्तेदार को, अपने भाई को, अपने बहन को, अपने माँ बाप सबको खोजने में लगे हुए हैं। अब लोग को कहने लगते हैं कि हम लोग बार बार भगवान पर विश्वास करके ठगे जाते हैं। यदि हम लोग अपने आप पर विश्वास करके उस बांध के समीप सिर्फ खड़े हो जाते गांव के सारे लोग, तो शायद बांध नहीं टूटता। तो कहा जाता है कि आदमी को किसी और पर नहीं, खुद पर ही विश्वास करनी चाहिए। आदमी तभी कुछ कर पाता है जब वो खुद के दम पर कुछ करता है, खुद पर विश्वास करता है। इसलिए एक बात याद रखिएगा, आपको अपने आप के अलावा किसी और चीज़ पर विश्वास नहीं करना, वो भगवान ही क्यों ना हो। हमें खुद से ज़्यादा किसी और पर विश्वास नहीं करना है। इस कहानी में ये दर्शाया गया है कि दहते विश्वास में इंसान का विश्वास भगवान पर से दह जाता है।
अब चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, लक्ष्मी कौन थी, उसकी पारिवारिक स्थिति क्या था। तो याद रखिएगा, लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी कौन थी, लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मण कलकत्ते से जो पैसे भेजता था उससे लक्ष्मी के घर का स्थिति नहीं चल पाता था, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे मतलब छिटपुट का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। तो पहले क्वेश्चन का यही आंसर होगा। पहला क्वेश्चन क्या है, लक्ष्मी कौन थी, तो लिखेंगे लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी थी। लक्ष्मी लक्ष्मण की क्या थी, औरत थी, ठीक है ना। तो लक्ष्मी कौन थी, तो लक्ष्मी लक्ष्मण का पत्नी थी। उसकी पारिवारिक परिस्थिति का चित्र प्रस्तुत कीजिए। मतलब लक्ष्मण कलकत्ते से जो पैसे कमा कर भेजता था उससे लक्ष्मी के घर का परिस्थिति, लक्ष्मी के घर का स्थिति नहीं चल पाता था, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। पहले क्वेश्चन का आंसर यही होगा। एक बार और ध्यान से समझेंगे, क्या लिखेंगे आंसर पहले क्वेश्चन का, ये लिखेंगे कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पत्नी है। लक्ष्मण जो भी कलकत्ते से पैसे भेजता है उससे घर का स्थिति नहीं चल पाता है, जिसके कारण से लक्ष्मी को तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करना पड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहता है। अब देखिए, जब लक्ष्मी के गाँव के लोग फसल बोते हैं तो कभी सुखाड़ उस फसल को बर्बाद कर देती है, तो कभी बाढ़ आकर उस फसल को बर्बाद कर देती है, कभी कभी आंधी तूफान इतना जोर से आता है कि उड़ीसा के लोगों का घर क्षतिग्रस्त कर देता है। मतलब उड़ीसा के जो लोग हैं ना, वहाँ के लक्ष्मी के गांव के जो रहने वाले लोग हैं, लक्ष्मी के गांव के जो रहने वाले लोग हैं, वो हमेशा बाढ़ से, सुखाड़ से, तूफान से मतलब प्रभावित रहते ही रहते हैं। एकदम रहना ही है फिक्स है। लेकिन फिर भी लोग वहाँ का आशा नहीं छोड़ते हैं। वो हर मौसम के अनुसार फसल बोते हैं, फसल तैयार करते हैं। लेकिन क्या होता है, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी आंधी तूफान आकर उनकी सारी मेहनत को बेकार कर देती है। तो क्वेश्चन ये कहानी के आधार पर बताना है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफ़ी प्रभावित रहा है। तो लिखेंगे आंसर कि उड़ीसा में जब लोग कभी काल फसल बोते हैं तो कभी काल सुखाड़ आकर उस फसल को बर्बाद कर देती है। जब मान लीजिए कोई फसल बोते हैं तो फिर बाढ़ आकर उस फसल को क्या करती है, बर्बाद कर देती है। इस तरह से हमें साबित होता है कि उड़ीसा का जो जनजीवन है वो हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहा है, बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहा है। कैसे आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है कि कहानी के आधार पर प्रमाणित करें कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सूखा से काफी प्रभावित रहा है। तो लिखेंगे कि जब लक्ष्मी के गांव के लोग, चाहे उड़ीसा के गांव के लोग फसल बोते हैं तो कभी सुखाड़ आकर क्या करती है, उनके फसल को बर्बाद कर देती है। तो कभी बाढ़ आकर उनके फसल को क्षतिग्रस्त कर देती है, बर्बाद कर देती है। इससे साबित होता है कि उड़ीसा का जनजीवन बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहता है। कैसे आंसर लिखेंगे इस क्वेश्चन का, लिखेंगे कि उड़ीसा का लोग जब फसल बोते हैं तब कभी सुखाड़ आकर उनके फसल को बर्बाद कर देती है, तो कभी बाढ़ आकर उनके फसल को बर्बाद कर देती है। इससे साबित होता है कि उड़ीसा का जनजीवन हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से काफ़ी प्रभावित रहता है। अब चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में कीजिए। इस कहानी में जो बाढ़ आया था, दलई बांध जो टूटा था, उसका चित्रण अपने शब्दों में करना है। तो लिखेंगे कि जब दलई बांध टूट जाता है तब गांव में पूरी तरह से हाहाकार मच जाती है। सारे लोग ऊंचे स्थानों पर भागने लगते हैं, ऊंचे टीले पर जाने लगते हैं। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेजी रहती है कि वह बड़े बड़े वृक्षों को, घरों को निगलना स्टार्ट कर देती है। अब लक्ष्मी क्या होती है, जब लक्ष्मी अपने अच्युत के इंतजार में, क्योंकि अच्युत भी बांध की सुरक्षा में लगा हुआ था। अच्युत कौन था, तो अच्युत लक्ष्मी का सबसे बड़ा लड़का था। कहानी को पढ़ लीजिएगा ना तो सारी बातें मेरे अनुमान से आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी कि मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या नहीं बोल रहा हूँ। यदि आप कहानी नहीं पढ़े होंगे तो मेरी बातें भी शायद आपको बकवास लगेंगी, ठीक है ना। तो क्वेश्चन है कि कहानी में आए जो बाढ़ है उसका दृश्य अपने शब्दों में आपको लिखना है। तो जब बाढ़ आती है तब गांव में क्या होती है, चारों दिशाओं में हाहाकार मच जाती है। गांव के लोग इधर उधर भागने लगते हैं, ऊंचे स्थानों पर जाने लगते हैं। लक्ष्मी भी अपने अच्युत मतलब सबसे बड़े लड़के का इंतजार कर रही थी। लेकिन जब लक्ष्मी के गर्दन तक पानी हो जाता है तब लक्ष्मी एक वृक्ष की जटाओं को पकड़ कर उसके सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाती है और वो कुछ क्षण के लिए बेहोश हो जाती है। जब वो बेहोश से जागती है तब वह देखती है कि चारों दिशाओं में सिर्फ लाशें ही लाशें बह रही है।
क्या देखती है कि चारों दिशाओं में सिर्फ लाशें ही लाशें बह रही है। कोई माँ अपने बेटे को खोज रहा है, कोई भाई अपनी बहन को खोज रहा है, कोई पति अपनी पत्नी को खोज रहा है। मतलब क्या ना, वहाँ पर सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दी रहती है। तब उसके बाद होता क्या है कि एक छोटे बच्चे का शव, जो शव का मतलब लाश, लक्ष्मी के पास आती है। तो लक्ष्मी उस शव को उठाकर, उस लाश को उठाकर अपने सीने से लगा लेती है और दूध पिलाने लगती है उस बच्चे को। हालांकि वो लड़का लक्ष्मी का लड़का नहीं रहता है। तो इतनी बातें आप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण अपने शब्दों में करें। तो ये लिखेंगे कि जब दली बांध टूटता है तो गांव में चारों तरफ हाहाकार बच जाता है। सारे गांव के लोग टीले की ओर, मतलब ऊंचे स्थान पर जाने लगते हैं। अब लक्ष्मी के जब गर्दन तक पानी हो जाता है, तब लक्ष्मी वृक्ष की जटाओं को पकड़कर वो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाती है। उसके बाद बेहोश हो जाती है। जब लक्ष्मी को होश आता है तब वो देखती है कि चारों दिशाओं में सिर्फ लाशें ही लाशें बह रही है। कोई बहन अपनी भाई को खोज रहा है, कोई माँ अपने बेटे को खोज रहा है, कोई पत्नी अपने पति को खोज रहा है। मतलब चारों दिशा में सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी और त्राही त्राही मची हुई थी। उसके बाद एक मरा हुआ छोटा सा बच्चा जब लक्ष्मी के पास आता है तो लक्ष्मी उस बच्चे को उठाकर अपने सीने से लगाती है और अपने स्तन से दूध पिलाती है, अपने छाती से उस बच्चे को दूध पिलाती है। तो इतनी बातें आपको क्वेश्चन नंबर 3 में लिखनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। 4 नंबर, कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। देखिए, सार्थकता का मतलब क्या होता है? जो कहानी का शीर्षक रखा गया दैत्य विश्वास, ये उपयुक्त है कि नहीं, ये उचित है कि नहीं, ये आपको बताना है। कि जो कहानी का शीर्षक रखा गया दैत्य विश्वास, वो उचित है कि नहीं। दैत्य विश्वास छोड़ के इसका और कोई नाम क्यों नहीं रखा गया, ये बताना है। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या है कि एक जो साधारण इंसान है वो भगवान से बहुत सारी आशाएं लगाए बैठा है। वो सोचता है, मतलब हर मौसम के अनुसार हम लोग क्या करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं, मंदिर में पूजा करते हैं। क्यों करते हैं? ये सोचकर कि जब हमारे पास कोई मुसीबत आता है, कोई संकट आता है, तो यही भगवान हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब हमारे पास मुसीबत आए और वही भगवान हमारी रक्षा नहीं करे, तब हम लोगों का विश्वास भगवान पर से उठ जाता है। और हम लोग कहते क्या है कि ये भगवान पत्थर के हैं। बार बार हम लोग इस पर से विश्वास करके ठगे जाते हैं। इस कहानी में भी ठीक ऐसा ही होता है कि जब गाँव के लोग भगवान शिव और मां मुंडेश्वरी के मंदिर से आशाएं लगाए रहते हैं, मतलब हर मौसम के अनुसार वहाँ के लोग उस मंदिर के नज़दीक जाकर पूजा करते हैं, बलि दिया करते हैं, ये सोचकर कि जब हमारे पास मुसीबत आती है तो यही भगवान रक्षा करते हैं। ठीक उसी प्रकार जब दली बांध टूटता है तो सारे गाँव, मतलब सारे नहीं, गाँव के कुछ लोग मंदिर के समीप भी इकट्ठे होते हैं और त्राही त्राही करते हैं कि हे भगवान बचाओ, आप नहीं बचाएंगे तो कौन बचाएंगे। लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि वो किसी को नहीं छोड़ता है। वो सारे मंदिर को भी डुबो लेता है, अपने चपेट में ले लेता है। तब से लोगों का विश्वास जो है ना भगवान पर से उठ जाता है। लोग कहने लगते हैं कि हम लोग भगवान पर बार बार विश्वास करके ठगे जाते हैं। हमें भगवान पर नहीं, खुद पर विश्वास करनी चाहिए। अतः इस कहानी का शीर्षक दैत्य विश्वास उपयुक्त सार्थक है। मतलब इस कहानी का नाम जो दैत्य विश्वास रखा गया है वो एकदम उचित है, क्योंकि इस कहानी में दर्शाया गया है कि एक साधारण इंसान का विश्वास दह जाता है, उसका विश्वास टूट जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेगा, ये लिखना है कि उड़ीसा के गांव के लोग, चाहे लक्ष्मी के गांव के लोग, भगवान से बहुत सारी, वहाँ के मंदिर से बहुत सारी आशाएं लगाए थे कि जब हम लोगों के पास मुसीबत आता है, कोई संकट आता है, तो भगवान ही हमारी रक्षा करते हैं। लेकिन जब उड़ीसा के गांव के लोगों पर एक मुसीबत आता है, दली बांध टूट जाता है, तब वही भगवान उनकी रक्षा नहीं कर पाते हैं। तब से लोगों का विश्वास भगवान पर से दह जाता है। अतः इस कहानी का उपयुक्त शीर्षक दैत्य विश्वास उचित है, मतलब दैत्य विश्वास रखना सार्थक है। तो ये लिखेंगे आंसर। ठीक है, आंसर क्या लिखेंगे कि उड़ीसा के गांव के लोग भगवान से, वहाँ के मंदिर से बहुत सारी आशाएं लगाए रहते हैं। उनका अटूट विश्वास भगवान से जुड़ा रहता है। वो लोग सोचते हैं कि जब हमारे पास कोई समस्या होता है, कोई मुसीबत आता है, तो यही भगवान रक्षा करते हैं। लेकिन जब दली बांध टूटता है तो वही भगवान उनकी कोई रक्षा नहीं करते हैं। तब लोगों का विश्वास भगवान पर से टूट जाता है, यानी लोगों का विश्वास भगवान पर से दह जाता है। अतः इस कहानी का नाम दैत्य विश्वास एकदम सार्थक है, एकदम उचित है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वां क्वेश्चन है लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। वही लक्ष्मी के बारे में बताना है कि लक्ष्मी क्या थी। तो लक्ष्मी क्या थी? लक्ष्मी एक सहनशील औरत थी जिसका पति लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। वो पैसे जो कुछ भी वहाँ से भेजता था उससे घर की स्थिति नहीं चलती थी, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे कार्य करके, मतलब छिटपुट का कार्य करके वो अपने परिवार का भरण पोषण करती थी। उसके बाद और मतलब क्या है, देखो व्यक्तित्व का मतलब क्या होता है,
लक्ष्मी के बारे में पूरा लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें, मतलब लक्ष्मी के बारे में आपको पूरा क्या करना है, लिख देना है। तो ये लिखेंगे कि लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। अब क्या होता है, लक्ष्मी हर मौसम में हर तरह का फसल बोती है, लेकिन कभी बाढ़ कभी सुखाड़ आकर उनके फसल को क्षतिग्रस्त कर देती है। लेकिन फिर भी लक्ष्मी हार नहीं मानती है, क्योंकि लक्ष्मी मेहनती है, वो हार नहीं मानना चाहती है। वो कहती है कि प्रकृति का जो काम है वो तो करेगा, लेकिन हम साधारण इंसान का जो काम है वो भी हम लोगों को करनी चाहिए। बाढ़ का काम है आना, हम लोगों का काम है फसल बोना। लक्ष्मी कभी हार मानने वाली औरत नहीं है। इतनी बातें लिखेंगे वही जो पहले क्वेश्चन का आंसर था कि लक्ष्मी लक्ष्मण की पति है, लक्ष्मण कलकत्ते में काम करता है, वहाँ से जो कुछ भी लक्ष्मण पैसे भेजता है उससे लक्ष्मी के घर का कंडीशन नहीं चलता है, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छोटे मोटे कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। और उसके बाद क्या होता है कि लक्ष्मी हर मौसम के अनुसार हर तरह की फसल बोती है, लेकिन हर बार कभी सुखाड़ उनके फसल को बर्बाद कर देती है। लेकिन लक्ष्मी हार नहीं मानना चाहती है, वो हर मौसम के अनुसार बार बार फसल बोती है और बार बार क्षतिग्रस्त हो ही जाता है। तो इतनी बातें आपको लिखनी है, ठीक है ना। अब चलिए देखिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 पर ये क्या है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं और क्या लिखते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि समय अनुसार उड़ीसा का जनजीवन भी हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहा है। उसी प्रकार जो बिहार है उस बिहार का भी जनजीवन जो है ना कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं, यही आपको लिखना क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो उड़ीसा में जिस प्रकार से बाढ़ आती रही, सुखाड़ आती रही है, उसी प्रकार यहाँ के लोग भी मतलब बिहार के लोग भी कभी बाढ़ से कभी सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं। जैसे देखिए, जैसे 2009 में कोसी बांध टूटा था तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई थी और करोड़ों की संपत्ति हुई थी यहाँ पर। कब? 2009 में कोसी बांध टूटा, ठीक है। 1976 में मध्य बिहार में भी बांध टूटा तो यहाँ पर फिर लोगों को क्षति पहुंची। 1986 में भी बांध टूटा था बिहार में, जिसके कारण से पूरा बाढ़ आया था। और 1977 में सिर्फ और सिर्फ सुखाड़ आया था, जिसके कारण से बहुत जान माल की क्षति हुई थी, बहुत सारे फसलों की क्षति हुई थी। तो इस तरह से साबित होता है कि बिहार का जनजीवन भी कभी बाढ़ से तो कभी सुखाड़ से मतलब हमेशा प्रभावित रहता है। ये 4 टॉपिक आप याद रखिएगा कि बिहार का जनजीवन भी उड़ीसा की तरह हमेशा बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित रहता है। जैसे 2009 में कोसी बांध टूटा तो बहुत लोगों की मृत्यु हुई और करोड़ों की संपत्ति हो गई, ठीक है ना। उसके बाद 1976 में भी यहाँ पर बाढ़ आया, जिसके कारण से लोगों को भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा, बहुत जान माल की क्षति हुई। उसके बाद लिख सकते हैं कि 1986 में भी बिहार में बाढ़ आया था, जिसके कारण से बहुत जान माल की क्षति हुई, बहुत लोगों को मतलब भीषण बाढ़ का लोगों को सामना करना पड़ा। 1977 में सुखाड़ आया था, जिसके कारण से बहुत जान माल की क्षति हुई, फसलों की बर्बादी हुई, लोगों को करोड़ रुपए की हानि पहुंची। तो इतनी बातें लिखेंगे और लिखेंगे कि इससे साबित होता है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है, ठीक है ना। तो एक बार और मैं समझा रहा हूँ, बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आप क्या सोचते हैं लिखें। तो लिखेंगे बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। जैसे 2009 में कोसी बांध टूटा तो बहुत जान माल की क्षति पहुंची, लोगों को लाखों करोड़ों का नुकसान भरना पड़ा, ठीक है ना। 1976 में जब मध्य बिहार में बांध टूटा तो उस समय भी बहुत क्षति पहुंची। 1986 में भी बांध टूटा था तो लोगों को बहुत ज़्यादा भीषण बाढ़ का सामना करना पड़ा और उस समय भी करोड़ रुपए का सामना करना पड़े। और 1977 में जब सुखाड़ आया तो 1977 में देख सकते हो, 1976 में बाढ़ आया था और 1977 में 1 साल के बाद क्या आ गया, सुखाड़ आ गया। तो कभी बाढ़ कभी सुखाड़, कभी बाढ़ कभी सुखाड़ बिहार में भी आते रहते हैं। तो इससे साबित होता है कि बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। अब अगला क्वेश्चन है कहानी का सारांश लिखें। तो स्टार्टिंग में ही मैं कहानी का सारांश बता चुका हूँ, मतलब जो कहानी का छोटा रूप है वो आपको लिख लेना है। तो जो कहानी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर्स का दैत्य विश्वास, उसको आप एक बार जरूर लिख लीजिएगा। या शॉर्ट में मैं कहानी समझा दे रहा हूँ कि यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि लक्ष्मी लक्ष्मण का पति है, लक्ष्मी लक्ष्मण का क्या पत्नी है, वह कलकत्ता में काम करता है। लक्ष्मण जो भी कलकत्ते से पैसे भेजता है उससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता, जिसके कारण से लक्ष्मी तहसीलदार साहब के यहाँ छिटपुट का कार्य करके अपने परिवार का भरण पोषण करती है। लक्ष्मी के गांव में बांध टूटने वाला ही रहता है, लेकिन जैसे ही बांध टूट जाता है तब गाँव में चारों ओर हाहाकार मच जाती है। कुछ लोग भगवान शिव और माँ मुंडेश्वरी के मंदिर में इकट्ठे होते हैं, त्राही करते हैं कि हे भगवान बचाओ बचाओ, लेकिन पानी की रफ्तार इतनी तेज रहती है कि वह मंदिर से लेकर बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधों को भी अपने अंदर समा लेती है।
और लक्ष्मी जो रहती है ना वो अपने बेटे अच्युत के इंतजार में पिछड़ गई रहती है। जब पानी उसके गर्दन तक हो जाता है तब वो एक वृक्ष की जटाओं को पकड़कर सबसे ऊंची डाली पर चढ़ जाती है और बेहोश हो जाती है। जब लक्ष्मी को होश आता है तब लक्ष्मी चारों ओर देखती है तो सिर्फ लाशें ही लाशें दिखाई दे रही थी। कोई भाई अपनी बहन को खोज रहा था, कोई बहन अपने भाई को खोज रहा था, कोई माँ अपने बेटे को खोज रहा था, कोई पिता अपने बेटे को खोज रहा था, कोई भाई को खोज रहा था। मतलब चारों दिशाओं में सिर्फ त्राही मची थी, टोटल का टोटल। जब लक्ष्मी के पास एक छोटे बच्चे का शव आता है, मतलब लाश आता है, तो लक्ष्मी उस छोटे बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपने छाती का दूध पिलाने लगती है। तो इस कहानी को क्या करना है, इस शॉर्ट में ऐसे आपको लिख देना है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन 7 क्लियर हो गया। लक्ष्मी कौन थी, ठीक है ना। कहानी के आधार पर उड़ीसा का जन जीवन प्रभावित रहता है। तीसरा क्वेश्चन है कहानी में आए बाढ़ के दृश्यों का चित्रण करना है। चौथा है कहानी के शीर्षक की सार्थकता पर विचार करें। पांचवा लक्ष्मी के व्यक्तित्व पर विचार करें। छठा बिहार में बाढ़ और सूखा भी बिहार का जनजीवन भी बाढ़ और सूखा से प्रभावित होता रहा है। इस संबंध में आपको लिखना, तो ये बातें आप याद रखेंगे, ये लिख देंगे कि 2009 में कोसी बांध टूटा तो बहुत जानमाल की क्षति हुई, बहुत लोगों की मृत्यु हो गई। 1976 में बांध टूटा तो उस समय भी बहुत भीषण बाढ़ का लोगों को सामना करना पड़ा। 1977 में सुखाड़ आई थी जिसके कारण से भी बहुत ज़्यादा जानमाल की और फसलों की बर्बादी हुई। और 1986 में बाढ़ आया जिसके कारण से लोगों को करोड़ों रुपए की हानि पहुंची, ठीक है ना। ऐसे क्या करना, लिख देना है और लिखेंगे कि इस आधार पर साबित होता है कि बिहार का जनजीवन भी कभी बाढ़ और कभी सुखाड़ से प्रभावित होता रहा है। और कहानी को क्या करना है, छोटे रूप में लिख देना है, ठीक है ना। यदि कहानी को आप नहीं पढ़े तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप जाकर एक बार कहानी को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले कहानी के साथ हम लोग फिर मिलेंगे।